इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नैरो सेक्ट्रियन चैनल्स को नहीं अपनाना चाहिए। बाद के अंदर जो मत बनेगा सारे देश का, उस हिसाब से फिर उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। राव साहब, हरियाणा की सियासत में इस वक्त कौन से मुद्दे आप देखते हैं? हरियाणा की सियासत में तो कई मुद्दे हैं। मैं मोटे तौर के ऊपर तो ये कहूँगा गवर्नेंस का अभाव रहा। 10 साल अफसरशाही चली, करप्शन के भी मुद्दे हैं, नेपोटिज्म के मुद्दे हैं कि अपने आदमियों को ही नौकरियों के अंदर दिया गया, लगाया गया या उनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग दी गई। और ख़ास तौर के ऊपर जो चेंज ऑफ लैंड यूज़ रहा, हरियाणा को बने हुए 65-70 साल हो गए हैं, 65-66 साल हो गए हैं जी। कभी भी एक सरकार ने किसी भी टाइम के अंदर एक डेवलपमेंट प्लान से फालतू नहीं मंजूर किया अपने 5 साल के अरसे में। ठीक है। ये पहली सरकार है जिसने 3 साल के अंदर अंदर 3 डेवलपमेंट प्लान लागू कर दिए हरियाणा के अंदर, ज़मीन का लैंड यूज़ चेंज करने के वास्ते। एक डेवलपमेंट प्लान आम तौर के ऊपर 15 साल तक चलता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 साल के अंदर इन्होंने 45 साल का फैसला इस सरकार के अंदर कर दिया। 45 साल का फैसला करना क्या उचित था? ये लोगों के दिमाग के अंदर बात है। और उस हालात में किया जब 2015 का डेवलपमेंट प्लान चौटाला साहब के टाइम का बनाया हुआ अभी तक इनके पटल के ऊपर था। वो प्लान पूरा भरा भी नहीं, रंगा भी नहीं गया, खाली पड़ा था। उसके बावजूद उन्होंने 2021 का डेवलपमेंट प्लान बनाया, फिर चेंज किया, फिर फाइनल किया। 2025 का बनाया, चेंज किया, फाइनल किया। 2031 का बना दिया। 3 डेवलपमेंट प्लान 3 साल के अंदर बना दिए। और अगर कोर्ट्स नहीं रोकते होते तो मैं समझता हूँ 2035 का भी बना दिया होता है ना। तो राव साहब, जिन मुद्दों का जिक्र आप कर रहे हैं और जितनी भारी कामयाबी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हज का गठबंधन को मिली है, क्या आपको ये लगता है एक सीजन्ड, एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन होने के नाते कि लोकसभा की ये कामयाबी विधानसभा में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़े कद के तौर पर देखेगी या दिखाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी हज का गठबंधन आमने सामने का मुकाबला करने के लिए तैयार है? क्योंकि आरोप ये लगता रहा कि बीजेपी के पास कैडर नहीं है हरियाणा में, आरोप ये लगता रहा कि बीजेपी के पास कैंडिडेट्स नहीं है। ऐसे में ये नतीजे कैसे उत्साहित कर रहे हैं? देखो, एक तो मैं आपसे वो सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी के पास कैडर नहीं है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि बीजेपी के पास कैडर है। बीजेपी के पास मास बेस लीडर्स की थोड़ी सी कमी थी और वो समझता हूँ अब पूरी हो गई है। मैं ये भी समझता हूँ कि मोमेंटम हमारे साथ है। जो लोकसभा के अंदर हम जीते हैं वो हमारे को विधानसभा में भी जिताएगा। हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए क्योंकि ये देश का इलेक्शन था और जो बीजेपी का सदस्य भी नहीं था या जो बीजेपी का सिंपथाइज़र भी नहीं था वो मोदी सरकार बनाना चाहता था, तो वो शायद हरियाणा के चुनाव के अंदर थोड़ी अलग हो जाएं। लेकिन मोमेंटम फिर भी हमारे साथ है और हम 72 विधानसभा सीटों के ऊपर और 8 लोकसभा सीटों के ऊपर लड़े। 72 में से 52 सीटों के ऊपर हमारे को बढ़त मिली बतौर बीजेपी के कैंडिडेट, 7 या 8 के ऊपर एचजेसी को मिली। तो आज के दिन इन दोनों को अगर गिन करके देखें तो 60 के करीब तो हमारे पास ऑलरेडी हैं 90 में से, जहाँ पे हमको बढ़त मिली है। और अगर प्रोजेक्शन होता है बीजेपी की तरफ से किसी लीडर का, जैसे कि मोदी जी का हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार देख रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं लोग। लोक दल की सरकार वो देख चुके हैं। आने वाले समय के अंदर नए आदमी को, नए चेहरे को अगर सामने पेश करती है भारतीय जनता पार्टी तो मैं समझता हूँ स्वीप करेंगे हरियाणा के इलेक्शन को। गठबंधन का आपने जिक्र किया राव साहब, रोहतक की बैठक में भी आप मौजूद थे जहां सारे नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्य थे। गठबंधन को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। तमाम विश्लेषक ये मानते हैं कि बीजेपी थोड़ा जोश में है जिस तरह के नतीजे आए हैं, और वो ऐसे किसी सहयोगी दल को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहती जिसे ढोना पड़े। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी लाइन के तौर पर भी राव इंद्रजीत का क्या मानना है? ऐसा गठबंधन जो अपनी दोनों सीटें हार गया, ऐसा गठबंधन जहां कोई बड़ी लीडरशिप दिखाई नहीं पड़ती, उसके साथ चलना कितनी बड़ी सियासी समझदारी है?
देखिए, जो नतीजे आए हैं तो उसकी वजह से बीजेपी के काडर्स का खून तो बढ़ा ही है, जाहिर है। वाजिब है। बड़े अच्छे नतीजे आए हैं। हमने संगठन एचजेसी से पहले से करा हुआ है। ठीक है। मैं कांग्रेस में था जब का हुआ है, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इस चुनाव के बाद बीजेपी तगड़ी होकर के उभरी है और एचजेसी कमज़ोर होकर के गिरी है थोड़ी। जो 45 सीटों का फैसला उस टाइम हुआ था और आज भी वो कायम रहे, अभी के जहन में ये बात है कि शायद इसके ऊपर मंथन करना चाहिए और उसका फैसला भारतीय हाईकमांड ही कर सकती, भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड ही कर सकती है। हमारे लोकल लेवल के ऊपर या कोर कमेटी इसका फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि पहले भी जब फैसला हुआ था 45 सीटों का और चीफ मिनिस्टर आधे टाइम के ऊपर कुलदीप जी को देने का, तो वो फैसला केंद्रीय नेतृत्व का हुआ था। अभी भी जो फैसला होगा वो केंद्रीय नेतृत्व करेगी। नहीं राव साहब, आप मंथन की बात कह रहे हैं। मंथन की जरूरत तब पड़ती है जब चीजें सेट पैरामीटर से कहीं इधर उधर होती हैं। आपने खुद कहा कि बीजेपी में जोश है, आपने खुद कहा कि हजका कमजोर हुई है, नीचे गिरी है। ऐसे में ये मंथन कहीं एक निगेटिव, एक नकारात्मक इशारा तो नहीं है गठबंधन के लिए कि तमाम लोग इस पक्ष में? रोहतक की बैठक के बाद ही बयानबाजी शुरू हो गई। आपके एक सांसद हैं जो नवनिर्वाचित सांसद, उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो उसे तोड़ देना चाहिए। ऐसे गठबंधन से हमें क्या मिलने जा रहा है? देखो, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि परिस्थिति के अंदर अंतर आया है, और अगर अंतर आया है तो उसके बारे के अंदर चर्चा पार्टी के अंदर हो, पार्टी तक अपनी राय पहुंचाई जाए, मैं समझता हूं उचित है। और जो पार्टी फैसला करेगी, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी डिसिप्लिन पार्टी है, सबको मानना होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी एक जनसभा कर रहे थे राव साहब, उस जनसभा में उन्होंने ये कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी का मुकाबला बीजेपी से होगा। प्रदेश की सियासी स्थिति को बेहतर समझते हैं, 10 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हुड्डा ये क्यों कह रहे हैं, जबकि वो ये भी जानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है। वो ये जानते हैं कि बीजेपी की स्थिति प्रदेश में क्या है, और क्या बीजेपी भी ये मानती है कि विधानसभा चुनाव में हुड्डा साहब सही कह रहे हैं, मुकाबला बीजेपी ही करेगी? देखो, हुड्डा साहब तो चीफ मिनिस्टर हैं, कहीं आते जाते हैं, हवाई जहाज के अंदर आते हैं। ज़मीनी परिस्थितियों से मैं समझता हूँ पिछले 10 साल से वो अलग हो गए हैं। तो अगर मेरा ये मानना है कि अगर वो सोचते हैं कि वास्तव में ये सोचते हैं कि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से होगा, तो वो पतंग उड़ा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर रहेगी, मुकाबला बीजेपी और लोकदल के बीच में होगा। इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी के बीच में होगा। कल राव साहब, अभय चौटाला का भी एक बयान आया, नरेंद्र मोदी का वो समर्थन कर रहे हैं, एनडीए को उन्होंने समर्थन की चिट्ठी बाकायदा दी है। काबिल गौर ये है कि इस बार भी बगैर मांगे दी है। शपथ ग्रहण समारोह में आप लोगों की तरफ से उन्हें सम्मानित तौर पर न्योता भी दिया गया। लेकिन उन्होंने कल एक कड़ी टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह अब हम आने वाले दिनों में बीजेपी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उनके इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? पुराने तजुर्बों को दोहरा रहे हैं, या इन 2-3 महीनों में जो कुछ उनके साथ हुआ, उन्होंने अपना कैंपेन किया ये कह के कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। फिर नरेंद्र मोदी एक जनसभा में पहुंचे, उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने वालों से दूर रहें। फिर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अभय चौटाला ने कहा कि हमारा समर्थन उनको है। फिर वो कह रहे हैं कि अब हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्या है ये सब? ये उनको किसने अधिकार दे दिया कि अपने आप को तुम भरोसे की मूर्ति दर्शा सकते हो और बाकी सारे के सारे बेवफा हैं? मैं तो यूँ कहता हूँ कि इनके कैंडिडेट हैं शमशेर सिंह खरखड़ा, लोकदल के कैंडिडेट हैं। आप उनका इंटरव्यू मालूम कर लो, उनकी क्या राय है ओम प्रकाश चौटाला और उनके विषय के अंदर। उनके कैंडिडेट रहे हैं, मेरे से क्यों कहलवाते हो? उनके खुद के कैंडिडेट से पता कर लो। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके उम्मीदवार ही अच्छी राय नहीं रख रहे हैं, ऐसे लोग दूसरों के बारे में कम से कम राय न बताएं। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ना आप कि मैं तो ऑपोजिशन के अंदर हूँ, तो आप कहोगे कि भाई ऑपोजिशन के तौर के ऊपर इनको ये इस गलत टिप्पणी कर रहा है ओम प्रकाश जी के प्रति या उनके प्रति, लेकिन वो खुद के